वेलकम एवरीवन। पार्टिकल फिजिक्स के इस लेक्चर में हम सभी कॉन्जर्वेशन लॉज के सिलेक्शन रूल्स जानेंगे। अभी तक के लेक्चर्स में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए सभी कॉन्जर्वेशन लॉज और फंडामेंटल फोर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम उन्हीं कॉन्जर्वेशन लॉज के डिफरेंट फंडामेंटल इंट्रैक्शंस में सिलेक्शन रूल्स को जानेंगे। यह लेक्चर पार्टिकल फिजिक्स के अभी तक के लेक्चर्स पर बेस्ड है, इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आपने अभी तक के हमारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो पहले उन्हें देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में आसानी हो। अगर आपने पहले कभी पार्टिकल फिजिक्स और कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ा है तो हो सकता है कि यह लेक्चर आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि इस लेक्चर में बताई गई इन्फॉर्मेशन कंजर्वेशन लॉज के बारे में अभी तक के आपके नॉलेज से अलग हो सकती है। इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखें और पूरा अटेंड करें। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हमने अभी तक 14 अलग अलग तरह के कॉन्जर्वेशन लॉज पढ़े हैं। इनमें से कुछ कॉन्जर्वेशन लॉज यूनिवर्सल हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेट। ये सभी कॉन्जर्वेशन लॉज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किए गए अलग अलग क्वांटम नंबर्स पर बेस्ड हैं, जैसे लेप्टॉन नंबर कॉन्जर्वेशन लेप्टॉन नंबर पर, स्ट्रेंजनेस कॉन्जर्वेशन स्ट्रेंजनेस पर। लेकिन ये सभी क्वांटम नंबर्स पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स के लिए सेम नहीं होते। ऐसे क्वांटम नंबर्स जो एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करते हैं उनके साइन एंटी पार्टिकल्स के लिए ऑपोजिट होते हैं। फंडामेंटल इंट्रैक्शंस के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि नेचर में होने वाले सभी इवेंट्स किसी न किसी फंडामेंटल इंट्रैक्शंस की वजह से ही होते हैं। सब एटॉमिक लेवल पर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन किसी न किसी एक फंडामेंटल इंट्रैक्शन में ही प्रोसीड होती है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन किसी फंडामेंटल फोर्स के अंडर प्रोसीड हो रही है या नहीं, यह फाइंड आउट करने के लिए हमें सभी कॉन्जर्वेशन लॉज को वेरीफाई करना होता है। लेकिन एक क्वालिटेटिव तरीका है जिससे फंडामेंटल फोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में फोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो वह रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में हो रही होगी। इसी तरह अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट करते हैं तो वह रिएक्शन वीक इंट्रैक्शन में प्रोसीड हो रही होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में फोटॉन और सभी वीक इंट्रैक्शंस में न्यूट्रिनो प्रेजेंट ही हो। ऐसे केसेस में हमें कॉन्जर्वेशन लॉज को वेरीफाई करना होता है। यह एक बात का और ध्यान रखें कि कॉन्जर्वेशन लॉज के वेरिफिकेशन में हमेशा डॉटर पार्टिकल्स के टोटल क्वांटम नंबर में से पेरेंट पार्टिकल्स के टोटल क्वांटम नंबर को माइनस किया जाता है। मीन्स किसी भी रिएक्शन में किसी क्वांटम नंबर का डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी कॉन्जर्वेशन की। एनर्जी कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी डीके रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से ज़्यादा होना चाहिए। यह कॉन्जर्वेशन लॉ तीनों ही इंट्रैक्शन में कंजर्व बनी रहती है। सेकेंड कॉन्जर्वेशन लॉ है चार्ज कॉन्जर्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल्स के टोटल चार्ज डॉटर पार्टिकल्स के टोटल चार्ज के इक्वल होने चाहिए। यह कॉन्जर्वेशन लॉ भी तीनों इंट्रैक्शन के अंडर कंजर्व रहती है। थर्ड कॉन्जर्वेशन लॉ है मोमेंटम कॉन्जर्वेशन। पार्टिकल्स में मोमेंटम दो टाइप के हो सकते हैं, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में दोनों ही मोमेंटम कंजर्व रहने चाहिए। मोमेंटम कॉन्जर्वेशन भी तीनों इंट्रैक्शन के अंडर कंजर्व बनी रहती है। नेक्स्ट कॉन्जर्वेशन है लेप्टॉन नंबर कॉन्जर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल लेप्टॉन नंबर के साथ साथ ईच फैमिली के लिए भी लेप्टॉन नंबर कंजर्व होने चाहिए। यह कॉन्जर्वेशन लॉ भी तीनों इंट्रैक्शंस में कंजर्व रहती है। बैरियन नंबर कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बैरियन नंबर कंजर्व रहना चाहिए। यह कॉन्जर्वेशन भी तीनों इंट्रैक्शंस में कंजर्व रहती है। ये पांचों कॉन्जर्वेशन लॉज सभी इंट्रैक्शंस में कंजर्व होने की वजह से इन्हें यूनिवर्सल कॉन्जर्वेशन लॉज कहते हैं। इनमें से किसी एक के भी वॉयलेट होने पर वह रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसलिए एग्ज़ाम में जब भी यह पूछा जाता है कि फॉलोइंग रिएक्शन अलाउड है या नहीं, तो इन्हीं यूनिवर्सल कॉन्जर्वेशन लॉज को वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि इनमें से किसी एक के भी वॉयलेट होने पर वह रिएक्शन फॉरबिडन हो जाएगी। जैसे दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डीके प्रोसेस इज अलाउड। इन चारों रिएक्शंस में से केवल फर्स्ट रिएक्शन ही अलाउड है, क्योंकि इसके लिए सभी यूनिवर्सल कॉन्जर्वेशन लॉज कंजर्व्ड है। जबकि सेकेंड रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है, थर्ड रिएक्शन में बैरियन नंबर कंजर्व नहीं है और फोर्थ रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व नहीं है।
अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट कॉन्जर्वेशन लॉज की। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अप्रॉक्सीमेट कॉन्जर्वेशन लॉज ऐसे लॉज हैं जो कुछ रिएक्शंस में तो कंजर्व रहते हैं लेकिन कुछ में नहीं। हो सकता है कि फंडामेंटल इंटरेक्शंस में इन कॉन्जर्वेशन लॉज के बारे में हम जो बताने वाले हैं आपने उससे कुछ डिफरेंट पढ़ा हो। अप्रॉक्सीमेट कॉन्जर्वेशन लॉज को लेकर सभी बुक्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए हमने उस बुक का रेफरेंस लिया है जिसे CSI या नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस फॉलो करते हैं। आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन, यह क्वांटम नंबर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करती है। हो सकता है कि आपने आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन के बारे में पढ़ा हो कि आइसोस्पिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो कंजर्व रहती है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोस्पिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो कंजर्व रहती है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन में यह कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। इसे एक वेल नोन एग्जाम्पल से समझते हैं। बीटा डीके। हम जानते हैं कि बीटा डीके नेचर में एग्जिस्ट करती है। चूंकि रिएक्शन में न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए बीटा डीके वीक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में आइसोस्पिन की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डबलेट ग्रुप के मेंबर्स हैं, इसलिए इनका आइसोस्पिन हाफ, जबकि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो लेप्टॉन्स हैं जिनके लिए आइसोस्पिन डिफाइन नहीं होती है, इसलिए जीरो कंसीडर करते हैं। एज यू कैन सी, यह रिएक्शन वीक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल होते हुए भी आइसोस्पिन को कंजर्व कर रही है। लैम्डा जीरो का डिके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। यह डिके भी वीक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस रिएक्शन में लैम्डा पार्टिकल का आइसोस्पिन जीरो जबकि प्रोटॉन का आइसोस्पिन हाफ होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के लिए आइसोस्पिन डिफाइन नहीं है एंड एज यू कैन सी इस रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करें तो न्यूट्रल पायोन का डिके दो फोटॉन में हो रहा है। चूंकि रिएक्शन में फोटॉन है इसलिए यह रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहलाएगी। पायोन का आइसोस्पिन 1 होता है जबकि फोटॉन के आइसोस्पिन 0 कंसीडर किए जाते हैं। मीन्स रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। वहीं ईटा मेसॉन का डिके दो फोटॉन में। यह रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। ईटा मेसॉन का आइसोस्पिन 0 होता है जबकि फोटॉन के लिए आइसोस्पिन 0 कंसीडर किए जाते हैं। मीन्स रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व है। तो वीक इंटरेक्शन की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी आइसोस्पिन कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। कंक्लूजन यह है कि आइसोस्पिन केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए ही प्रिसाइजली कहा जा सकता है कि कंजर्व होगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शंस में आइसोस्पिन कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। CSIR भी इसी बात को फॉलो करती है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दिसंबर 2017 CSIR नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अलाउड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट इज अलाउड बाय द वीक इंटरेक्शन। हमें बताना है कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन वीक इंटरेक्शन में अलाउड है लेकिन स्ट्रॉन्ग में नहीं। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस लेक्चर के एंड में जानेंगे। अभी हम सिर्फ आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन को वेरीफाई करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है। मीन्स यह रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में फॉरबिडन और वीक इंटरेक्शन में अलाउड है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन के आइसोस्पिन को वेरीफाई करेंगे तो कायोन डबलेट ग्रुप के पार्टिकल और पायोन ट्रिपलेट ग्रुप के पार्टिकल्स हैं जिनके आइसोस्पिन 1/2 और 1 होते हैं। तो इनिशियल स्टेट के पॉसिबल आइसोस्पिन 1/2 और 3/2 हो सकते हैं, जबकि फाइनल स्टेट के टोटल आइसोस्पिन 1/2, 3/2 और 5/2 पॉसिबल हो सकते हैं। चूंकि इनिशियल स्टेट का आइसोस्पिन फाइनल स्टेट से मैच हो रहा है, मीन्स रिएक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, जबकि यह एक वीक इंटरेक्शन है। अगर इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के साथ किया जाए कि वीक इंटरेक्शन में आइसोस्पिन स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं रहती है, तब तो यह रिएक्शन वीक हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें आइसोस्पिन कंजर्व है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ की तरफ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। हो सकता है कि आपने यह पढ़ा हो कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है लेकिन वीक में नहीं। बट एक्चुअल में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन स्ट्रॉन्ग और AM इंटरेक्शन में तो कंजर्व रहती है लेकिन वीक इंटरेक्शन में यह कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। इसे समझने के लिए हमें वीक डीके को समझना होगा। वीक डीके 3 टाइप के होते हैं।
लेप्टॉनिक डीके ऐसे डीके रिएक्शंस होते हैं जिनमें केवल लेप्टॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के वीक डीके में आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट दोनों ही कंजर्व रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लेप्टॉन्स के लिए आइसोस्पिन या आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट डिफाइन ही नहीं किया जाता है। ऐसे में सभी पार्टिकल्स के लिए ये दोनों क्वांटम नंबर्स जीरो कंसीडर किए जाते हैं। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट केवल लेप्टॉनिक वीक डीके में ही कंजर्व रहता है। जैसे नेगेटिव म्यूऑन का डीके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में। यह एक वीक डीके है क्योंकि न्यूट्रिनो प्रेजेंट है। चूंकि सभी पार्टिकल्स लेप्टॉन्स हैं, इसलिए इनके आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट जीरो कंसीडर किया जाएगा, जिससे ये दोनों ही क्वांटम नंबर्स कंजर्व बने रहते हैं। वहीं सेमी लेप्टॉनिक वीक डीके ऐसे डीके होते हैं जिनमें लेप्टॉन्स के साथ साथ हेड्रॉन भी हो। ऐसे डीकेज में आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं रहता है, जैसे बीटा डीके। न्यूट्रॉन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1/2, जबकि प्रोटॉन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 1/2 है। लेप्टॉन्स के लिए इन्हें जीरो कंसीडर किया जाता है, मीन्स आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं है। जबकि हेड्रॉनिक वीक डीके ऐसे डीके होते हैं जिनमें केवल हेड्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के डीके में भी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं होता है, जैसे नेगेटिव कैस्केड का डीके λ0 और नेगेटिव पायोन में। इस डीके में कैस्केड का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1/2, लैम्डा का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0, जबकि नेगेटिव पायोन का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1 है। एज यू कैन सी, इस रिएक्शन में भी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं है। सो कंक्लूजन यह है कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन लेप्टॉनिक वीक डीके में तो कंजर्व रहती है, लेकिन सेमी लेप्टॉनिक और हेड्रॉनिक डीके में नहीं। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ है स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन। वंस अगेन, हो सकता है कि आपने यह पढ़ा हो कि स्ट्रेंजनेस स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में तो कंजर्व रहती है, लेकिन वीक में नहीं। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेंजनेस स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में तो कंजर्व रहती है, लेकिन वीक इंट्रैक्शन में यह कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। वापस से तीनों टाइप के वीक डीके पर आते हैं। सभी लेप्टॉनिक वीक डीके में आइसोस्पिन और आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट के साथ साथ स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व रहती है। इसकी वजह यह है कि स्ट्रेंजनेस लेप्टॉन्स के लिए डिफाइन ही नहीं की जाती। सेमी लेप्टॉनिक डीके में स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ऐसे वीक सेमी लेप्टॉनिक डीके जिनमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है, उन्हें स्ट्रेंजनेस प्रिजर्विंग डीके कहते हैं, जैसे बीटा डीके। बीटा डीके में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही हेड्रॉन नॉन स्ट्रेंज है, जबकि लेप्टॉन्स के लिए स्ट्रेंजनेस डिफाइन नहीं है। एंड एज यू कैन सी, बीटा डीके में स्ट्रेंजनेस कंजर्व है। वहीं ऐसे सेमी लेप्टॉनिक डीके जिनमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती, उन्हें स्ट्रेंजनेस चेंजिंग डीके कहते हैं, जैसे पॉजिटिव कायोन का डीके पॉजिटिव म्यूऑन और न्यूट्रिनो में। इस रिएक्शन में कायोन एक स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस +1 है। एंड एज यू कैन सी, इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। बट वेट, इस तरह के सेमी लेप्टॉनिक वीक डीकेज जिनमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती है, वहाँ एक और सिलेक्शन रूल अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो उस रिएक्शन में केवल हेड्रॉन्स के लिए ΔS ΔQ के इक्वल होना चाहिए, जहाँ Q इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो सेमी लेप्टॉनिक वीक डीके दिए गए हैं। फर्स्ट में नेगेटिव सिग्मा का डीके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में हो रहा है, जबकि सेकेंड में पॉजिटिव सिग्मा का डीके न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। दोनों ही रिएक्शंस में सिग्मा ही अकेला स्ट्रेंज पार्टिकल है और दोनों रिएक्शंस में स्ट्रेंजनेस नॉन कंजर्व है। लेकिन केवल फर्स्ट रिएक्शन ही अलाउड है, जबकि सेकेंड रिएक्शन फॉरबिडन है। फर्स्ट में ΔS+1 है। इस रिएक्शन में दो ही हेड्रॉन है, सिग्मा और न्यूट्रॉन। तो सिलेक्शन रूल से इन दोनों हेड्रॉन के लिए ΔQ फाइंड आउट करें तो यह +1 आता है, जो कि ΔS के इक्वल है, इसलिए यह रिएक्शन अलाउड है। वहीं सेकेंड रिएक्शन में ΔS+1 है। इस रिएक्शन में भी दो ही हेड्रॉन है, सिग्मा और न्यूट्रॉन।
लेकिन इन दोनों से चार्ज का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो यह -1 आता है, जो कि डेल्टा एस के इक्वल नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन फॉरबिडन है। इस सिलेक्शन रूल को अप्लाई करते समय ध्यान रखें कि सिलेक्शन रूल के लिए क्वांटम नंबर्स का मोड नहीं लिया जाता है। साथ ही चार्ज कंजर्वेशन रूल से कंफ्यूज ना हो। चार्ज कंजर्वेशन में हम सभी पार्टिकल्स का टोटल चार्ज वेरीफाई करते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझें तो फर्स्ट रिएक्शन में न्यूट्रल कायन का डिके नेगेटिव पायन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में हो रहा है, जबकि सेकेंड में न्यूट्रल पायन का डिके पॉजिटिव पायन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में हो रहा है। दोनों ही रिएक्शंस में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एस -1 है, जबकि दोनों हेड्रॉन के चार्ज का डिफरेंस भी -1 है, इसलिए यह रिएक्शन अलाउड है। जबकि सेकेंड रिएक्शन में भी डेल्टा एस -1 है, लेकिन दोनों हेड्रॉन के चार्ज का डिफरेंस +1 है। चूंकि यह सिलेक्शन रूल का वायलेशन है, इसलिए यह रिएक्शन अलाउड ही नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ वीक डिके है हेड्रॉनिक वीक डिके। इस तरह के डिके में स्ट्रेंजनेस नॉन कंजर्व होती है। किसी भी हेड्रॉनिक वीक डिके में डेल्टा एस केवल +-1 ही पॉसिबल हो सकती है। डेल्टा एस का 2 होना अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, या यूं कहें कि मोड ऑफ डेल्टा एस इक्वल्स टू 2 एक्सेप्शनली रेयर है। लैम्डा 0 का डिके नेगेटिव पायन और प्रोटॉन में। लैम्डा एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, जबकि पायन और प्रोटॉन नॉन स्ट्रेंज है। इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। सो कंक्लूजन यह है कि वीक इंट्रैक्शंस में स्ट्रेंजनेस लेप्टॉनिक डिके में तो कंजर्व होगी, जबकि सेमी लेप्टॉनिक डिके में स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। अगर सेमी लेप्टॉनिक डिके में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन में केवल हेड्रॉन्स के लिए डेल्टा एस डेल्टा क्यू के इक्वल होना चाहिए। हेड्रॉनिक डिके में भी स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती है। इन शॉर्ट, वीक इंट्रैक्शंस में मोड ऑफ डेल्टा एस 0 या +-1 पॉसिबल है, लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को फॉरबिडन कंसिडर किया जाता है। हाइपरचार्ज चूंकि स्ट्रेंजनेस और बैरियन नंबर का सम होता है, इसलिए जो रूल स्ट्रेंजनेस के लिए होगा वही हाइपरचार्ज के लिए भी होगा। मींस हाइपरचार्ज भी वीक इंट्रैक्शंस में कंजर्व हो भी सकते हैं और नहीं भी। पी पैरिटी और सी पैरिटी कॉन्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में तो कंजर्व रहते हैं, लेकिन वीक इंट्रैक्शंस में नहीं। सीपी कॉन्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग और ईएम इंट्रैक्शंस में तो कंजर्व रहते हैं, लेकिन वीक इंट्रैक्शन में कहना मुश्किल है। वीक इंट्रैक्शन में यह कंजर्व हो भी सकते हैं और नहीं भी। जबकि टी पैरिटी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में तो कंजर्व रहती है, लेकिन ईएम और वीक इंट्रैक्शन में कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन सीपीटी कॉन्जर्वेशन एक यूनिवर्सल कॉन्जर्वेशन लॉ है जो सभी इंट्रैक्शंस में कंजर्व रहते हैं। इस टेबल को अगर समराइज करें तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस में सभी कॉन्जर्वेशन लॉज कंजर्व रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में आइसोस्पिन और टी पैरिटी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। वहीं वीक इंट्रैक्शन में आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज, सीपी पैरिटी और टी पैरिटी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी। जबकि पी पैरिटी और सी पैरिटी वीक इंट्रैक्शंस में कंजर्व नहीं होते हैं। यहाँ दो बातों का ध्यान रखें कि जिन इंट्रैक्शंस में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है उनमें डेल्टा ऑफ आई 1/2, 3/2 या 1, 2 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डेल्टा ऑफ आई जितना ज़्यादा होगा वह रिएक्शन उतनी ही सप्रेस्ड होगी, मतलब उस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। जैसे अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा ऑफ आई 3/2 है और दूसरे में डेल्टा ऑफ आई 1/2 है, तो डेल्टा ऑफ आई 1/2 वाली रिएक्शन मोर प्रोबेबल होगी। यही बात स्ट्रेंजनेस पर लागू होती है। जिन इंट्रैक्शंस में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती उनमें डेल्टा एस 1, 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन डेल्टा एस जितनी ज़्यादा होगी वह रिएक्शन उतनी सप्रेस्ड होगी। इसलिए डेल्टा एस इक्वल्स टू 2 रिएक्शंस को फॉरबिडन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी नेग्लेजिबल होती है, इसलिए ये रेयर भी है। वंस अगेन, हो सकता है कि आपने जो कंजर्वेशन लॉ की टेबल पढ़ी हो यह उससे अलग हो। आप चाहें तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप उसी टेबल को फॉलो कर सकते हैं जिसे अभी तक आप फॉलो करते आए हैं। हमने आपको वही बात बताई है जिसे फॉलो करते हुए CSIR नेट के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं।
ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे बताए गए बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं। अब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। गेट 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द रिलेशन ऑन द लेफ्ट विद द एसोसिएटेड इंट्रैक्शंस ऑन द राइट। इस क्वेश्चन में हमें तीनों रिएक्शन से एसोसिएटेड फंडामेंटल फोर्स को आइडेंटिफाई करना है। बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यह रिएक्शन वीक फोर्स से एसोसिएटेड है। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन में फोटॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यह रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एसोसिएटेड है। तो ऑटोमेटिकली थर्ड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स से ही एसोसिएटेड होगी। वापस से दिसंबर 2017 CSIR नेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि चारों ही रिएक्शंस में आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, मींस आइसोस्पिन से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं किया जा सकता। एक और बात कि ऑप्शन 3 और 4 में बैरियन नंबर यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ ही कंजर्व नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो किसी भी इंट्रैक्शंस में फॉरबिडन ही होंगे। अब ऑप्शन 1 और 2 को वेरीफाई करते हैं। चूंकि चारों रिएक्शंस में केवल हेड्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस ये हेड्रॉनिक डीके हैं, और वीक हेड्रॉनिक डीके में आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं रहता है। मींस दोनों में से जिस रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व होगी वह रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में अलाउड होगी, और जिस रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगी वह रिएक्शन वीक इंट्रैक्शन में अलाउड होगी। ऑप्शन 1 में आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं है, जबकि ऑप्शन 2 में आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व्ड है, इसलिए ऑप्शन 1 स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में अलाउड नहीं है। जून 2012 CSIR नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, द डोमिनेंट इंट्रैक्शंस अंडरलाइंग द फॉलोइंग प्रोसेस आर। तीनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए डोमिनेंट इंट्रैक्शन बताना है। एज यू कैन सी, तीनों में से किसी भी रिएक्शन में न्यूट्रिनो या फोटॉन प्रेजेंट नहीं है, मींस डायरेक्टली बता पाना मुश्किल है कि ये किस इंट्रैक्शन के अंडर प्रोसीड हो रहे हैं। हमें कंजर्वेशन लॉ को वेरीफाई करना ही होगा। चूंकि तीनों ही रिएक्शंस किसी न किसी इंट्रैक्शन में प्रोसीड होंगे ही, इसलिए इनमें यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ कंजर्व्ड ही होंगे। सो हमें अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज को वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं वीक इंट्रैक्शन से। अगर कोई रिएक्शन सेमी लेप्टोनिक या हेड्रॉनिक हो तो वीक इंट्रैक्शन में उसके थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, मींस यह एक वीक इंट्रैक्शन नहीं हो सकती है। इससे ऑप्शन 3 और 4 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिएक्शन एक वीक इंट्रैक्शन है, जबकि हमने वेरीफाई किया है कि यह वीक इंट्रैक्शन नहीं है। नाउ कम बैक टू द सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, और I3 केवल स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में ही कंजर्व्ड होती है, एक्सेप्ट लेप्टोनिक डीके के। सो सेकेंड रिएक्शन या तो स्ट्रॉन्ग या EM इंट्रैक्शन है, वीक नहीं। इससे ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग सेकेंड रिएक्शन वीक इंट्रैक्शन है। सो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। एक बार थर्ड रिएक्शन को भी वेरीफाई कर लें तो इस रिएक्शन में I3 कंजर्व नहीं है, मीन्स यह एक वीक इंट्रैक्शन है, जो कि ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग सही है। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट नोट्स। इस लेक्चर का शॉर्ट नोट्स यह टेबल ही है। अगर आपको इंट्रैक्शन वेरीफाई करना है तो इसका प्रोसीजर यह है कि पहले यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज को वेरीफाई करें। अगर इनमें से कोई भी एक वायलेट होती है तो वह रिएक्शन किसी भी इंट्रैक्शन में अलाउड नहीं होगी। यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज को वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले वीक इंट्रैक्शन को वेरीफाई करें। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन लॉज इसी में वायलेट होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे तो आपको सभी कंजर्वेशन लॉज को वेरीफाई करना होगा, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। वीक इंट्रैक्शन का वेरिफिकेशन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन से करें। अगर रिएक्शन लेप्टोनिक होगी तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व्ड होगी, अदरवाइज नॉन कंजर्व। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के वेरिफिकेशन के बाद एक बार स्ट्रेंजनेस को जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि सेमी लेप्टोनिक डीके में डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q का इक्वल होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह रिएक्शन अलाउड ही नहीं रहेगी। वीक इंट्रैक्शंस के वेरिफिकेशन और ऑप्शंस को केयरफुली एग्जामिन करने पर आप इजीली इंट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस दिए गए हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कुछ वीक इंट्रैक्शंस में प्रोसीड हो रहे हैं, जबकि कुछ इंट्रैक्शंस सप्रेस्ड हैं। इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर के डिटेल PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे पेट्रियन पेज का मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं।